कहानी की शुरुआत होती है रसल रेमंड नाम के कैरेक्टर से, जो आया होता है काफी फेमस म्यूजियम में। वहाँ के गार्ड उसे रोकते हैं और कहते हैं, रेमंड, यह नाम तो काफी सुना सुना लगता है। उन्हें लगता है कि यह नाम काफी प्राचीन परिवारों में से है, जो आज से काफी टाइम पहले एक लड़ाई में मारा गया था। फिर उनमें से एक कहता है, कोई नहीं, हमने आपको चेक कर लिया है, अब आप जा सकते हैं। फिर वहीं दूसरा कहता है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? क्या तुम उसे जानते हो क्या? वो रिप्लाई में कहता है, हाँ, वह रेमंड परिवार से है, जो कि आज से काफी प्राचीन परिवार हुआ करता था। यह कहकर वह उसे जाने देते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। तो एक गार्ड कहता है, पर उसके कपड़े देखो, इतने ज्यादा अमीरों वाले। फिर वहीं दूसरा कहता है, हो सकता है कि टावर वालों ने इन्हें इसीलिए बुलाया हो ताकि इन्हें टेम्परेरी काम में रख के अपना काम निकलवा सके। दरअसल इन दोनों की बातें सुन सकता था और कहता है, बेवकूफ लोग, मुझे सब सुनाई दे रहा है। वह ये बोलते हुए आगे निकलता है और फिर उसे दिखता है मैजिक टावर, जहाँ सारे राज्य के संरक्षक वहाँ आते हैं। वह ये देखते हुए मन में कह रहा होता है, इसके लिए मैंने भी कभी इतनी मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। और यहाँ फिर उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वह एक्सप्लेन कर रहा होता है, आज से कई साल पहले की लड़ाई में जब मैं छोटा हुआ करता था, मेरे पापा चले गए, हमें वहाँ से भागना पड़ा। महल की ओर मैं देख सकता था, मेरी माँ मरी नहीं थी, लेकिन हमें जाना पड़ा वहाँ से। तब मैंने सोच दिया था, मुझे इस टावर में आने के लिए कुछ भी करना होगा। फिर वहाँ जाते ही मैंने जैसे सोचा, तब मुझसे ही मुझे पता चला कि मैं टावर से पहले ही निकाल दिया गया हूँ। मुझे कहा गया कि तुम पूरे 3 बार फेल हुए हो। यह हमारी अकादमी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है। भले ही तुम थ्योरी में अच्छे हो, लेकिन तुम सेकंड सर्कल में आने लायक नहीं हो। यह कहकर मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और यहाँ मुझसे कहा गया, तुम्हारी माना वेन नरोइंग बहुत कमजोर है। मैं जब पैदा हुआ था तब से ही मेरी माना वेन कमजोर है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ मैं बहुत पतला था, बहुत कमजोर था, जिस वजह से मेरी माना वेन बहुत कमजोर हुई। एक मेज के लिए सबसे बड़ी सजा के नाम पर माना जाता है। यहाँ तक दिखाते हुए उसकी एक बैक स्टोरी खत्म होती है और हमें दिखाया जाता है कि वह इंतजार में बैठा होता है कि टावर वाले उसे कब बुलाएंगे। वह अपनी बातों में यही सब सोच रहा होता है, क्या हुआ अगर मैं सेकंड सर्कल में नहीं हूँ, मैं कम से कम एक मेज तो हूँ। फिर तभी टावर से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, आज का हमारा यह काम बंद हुआ, आप लोग कल आइएगा। यह सुनकर वहाँ के कुछ लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं, हम इतनी देर से यहाँ इंतजार कर रहे थे और अब आप लोग कह रहे हैं कि हमें कल आना होगा, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? फिर उनमें से एक कहता है, अब हम कर भी क्या सकते हैं। फिर वही दोनों इस बारे में बात करते हैं। एक कहता है, हमें म्यूजियम की ओर चलना चाहिए, वहाँ कुछ टेम्परेरी इमेजेस की जरूरत है, तो शायद हम वहाँ काम आए। फिर वह सब बातें करके उधर जाते हैं। यही बातें उनकी रसल भी सुन रहा होता है और कहता है, शायद मुझे भी जाना चाहिए। और फिर वह लोग म्यूजियम के अंदर जाते हैं। फिर वहाँ का जो गाइड होता है, जो म्यूजियम दिखाता है, वह उन्हें कहता है, यह पूरे राज्य का सबसे बड़ा म्यूजियम है। जी हाँ, हमारा म्यूजियम सबसे बेहतर है। वह उन्हें हर एक चीज के बारे में बता रहा होता है, हमारी यह चीज इतनी महंगी है, हमारी यह चीज इतनी कीमती है, हमारे यहाँ काफी दूर से काफी अमीर लोग आने वाले हैं कुछ ही हफ्तों। हर चीज की साफ सफाई इतनी बारीकी से की गई है कि उसमें हल्की सी भी गंदगी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब आप लोग काम कर रहे हो तो यहाँ एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी गलती, आपको उसका भुगतान भी करना पड़ सकता है। यह कहकर वह आगे की चीजें दिखाता है। वहीं वह लोग उसके पीठ पीछे यह बातें कर रहे होते हैं, ये कितना बेवकूफ है, मुझे तो लगता है यहाँ की हर एक चीज फेक है। फिर तभी रसल एक गेट के पास आ खड़ा होता है। वह यह देखते हुए कहता है, यह जगह तो जानी पहचानी सी लगती है। उस दरवाजे में लिखा होता है, फैंटास्टिकल स्पीसीज रूम। यह पढ़ के वह काफी हैरान होता है। फिर उसके पॉकेट में रखी रिंग काफी जोर से वाइब्रेट करने लग जाती है। फिर वह उसे निकाल के देखता है। वह सोच में पड़ जाता है, ये इतना ज्यादा वाइब्रेट क्यों हो रही है। फिर वह गेट खोलता है और गेट खोलते ही मानो कुछ ऐसा कि वह खुद ब खुद चला जा रहा हो, जैसे कि उसे कोई चीज अपनी ओर खींच रही हो। बाकी लोग फिर सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं, रसल कहाँ गया, वह कहाँ गया, वह है कहाँ? चिल्लाते हुए वह यह कह रहे होते हैं, लेकिन रसल उस कमरे के अंदर होता है और कहता है, यह रिंग तो कुछ ज्यादा ही वाइब्रेट कर रही है, पहले से भी काफी ज्यादा। माँ, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? प्लीज कहिए। यहीं पर वह अपनी आंखें बंद करके पहले की चीजें सोचने लगता है और फिर उसे याद आता है कि उधर एक बॉक्स रखा हुआ है, जिसके पास वह जाता है और देखता है एक प्राचीन ड्रैगन का दिल, जिसे वह खोलता है और फिर वह देखता है कि यह रिंग तो उस ड्रैगन की आंखों की तरह लग रही है। फिर वह उसे अपनी उंगली में पहनता है और देखता है कि यह जो वाइब्रेट हो रही थी वह अब रुक चुकी है। उसके रिंग पहनते उसे एक अलग सी फीलिंग आने लगती है। वह कहता है, मुझे अब हर एक चीज अच्छे से याद आ रही है। मैं शायद वह इतनी बात कह ही रहा था कि अचानक उसके रिंग से बहुत तेज रोशनी निकलती है। फिर ड्रैगन की आंख और ड्रैगन का दिल आपस में मिल जाते हैं और प्रकट होता है वही प्राचीन ड्रैगन।
ड्रैगन। और ड्रैगन उससे कहता है तुम इस चीज के नए हकदार हो, तुम्हें चुना गया। मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें इस चीज का नया वारिस बनाता हूँ और तुम्हें एक नया मौका दिया जा रहा है। और इसके बाद का समय चक्र टूटता है। रसेल रेमंड की एक नई शुरुआत होती है। फिर हमें अगले पेज में दिखाया जाता है कि कोई रेमंड का नाम लेते हुए चिल्ला रहा है जोरों से। और फिर रसेल कहता है यह आवाज कौन चिल्ला रहा है, कौन है जो इतने गुस्से तरीके से मेरा नाम ले रहा है। लेकिन यह आवाज तो जानी पहचानी लगती है। और तभी प्रोफेसर उसके सिर पर किताब मारते हैं और फिर कहते हैं माना तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं लेकिन मेरे क्लास में सोने की जरूरत मत करना रेमंड। यह सब देखकर रसेल बहुत हैरान होता है और कहता है प्रोफेसर ह्यूबर्ट ये तो आज से काफी समय पहले ही मर गए थे। यह सब आखिर हो क्या रहा है। वह अपने आसपास देखता है, उसके आसपास के लोग उस पर हंस रहे होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यह आखिर हुआ क्या। ये बहुत हैरान होता है। वह अपने चेहरे को छूता है और फिर उसे पता चलता है कि वह अपने बीते हुए वक्त में वापस आ चुका है। उस वक्त में जिस वक्त में वह एक बच्चा हुआ करता था। चैप्टर नंबर 2 में हमें देखने को मिलता है कि वह उस क्लास में है। वह ये सोच रहा है मैं अपने बीते हुए वक्त में वापस कैसे आ गया। फिर प्रोफेसर कहते हैं यह तुम नहीं हो सकते लेकिन फिर भी तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी, निकल जाओ क्लास से। ऐसा कहकर वह उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। क्लास से बाहर निकल जाने के बाद रसेल सोचता है ये किसी तरीके का कोई टाइम ट्रेवल है क्या या फिर किसी तरीके का कोई जादू। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर रसेल अपने बीते हुए वक्त में आने से पहले की चीजें सोचता है जो कि उस वक्त हुई थी। ड्रैगन का उस वक्त आना, एक आंख और एक दिल का मिलना, उस ड्रैगन का कहना कि तुम इस चीज के लिए चुने गए हो, तुम्हें एक दूसरा मौका मिल रहा है। यही सब सोचते हुए रसेल की नजर उसके हाथों में जाती है और वह देखता है कि मेरी रिंग, क्या इस चीज में मेरी माँ ने मेरी मदद की। और फिर तभी पीछे गेट से प्रोफेसर आते हैं और रसेल की ओर देखते हुए कहते हैं रसेल ये तुम नहीं हो सकते क्योंकि तुम ऐसे क्लास में सोया नहीं करते थे। फिर रसेल कहता है माफी चाहता हूँ। फिर प्रोफेसर कहते हैं मुझे लगता है हमें इस बारे में बात करनी होगी, लंच ब्रेक में मुझसे मेरे ऑफिस में आके मिलो। फिर रसेल कहता है समझ गया। फिर प्रोफेसर कहते हैं मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रसेल यही सोच रहा होता है हाँ मेरे साथ तो ये सारी चीजें होती थी लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। फिर तभी रसेल के पीछे से एक जोरदार मुक्का पड़ता है जो कि होता है कोमा फेडरिक का। और फिर तभी फेडरिक का दोस्त भी रसेल के ऊपर हाथ उठा ही रहा होता है कि फेडरिक उसे रोक लेता है और कहता है रुको, प्रोफेसर देख रहे हैं। ये कहने के बाद वह रसेल की ओर देखता है और कहता है मैंने तुम्हें अपने नोट्स बनाने के लिए दिए थे है ना, वह तुमने बनाए तो नहीं होंगे क्योंकि तुम पूरी क्लास में सो रहे थे। रसेल यहाँ थोड़ा हैरान दिखाई देता है क्योंकि वह अपने बीते हुए वक्त में आया था तो उसके लिए चीजें थोड़ी चौंकाने वाली थी। वह देखता है ये तो कोमा फेडरिक है। फिर कोमा फेडरिक उससे कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे पीछे बाथरूम की ओर आओ। ये कहकर फेडरिक अपने साथियों के साथ बाथरूम की ओर चल देता है। रसेल की ओर ये सारी चीजें याद आ रही होती है। फिर रसेल मन में कहता है हाँ ये सारी चीजें मेरे साथ हुआ करती थी, मुझे याद है। फिर अचानक रसेल के सामने एक स्क्रीन शो होती है, एक होलोग्राफिक स्क्रीन जिसमें लिखा होता है एस्केप फ्रॉम बुलिंग, इन तीनों को सिखाओ कि बुली करना किसे कहते हैं। रसेल हैरान होता है और इस चीज को छूकर देखता है, सोच रहा होता है यह चीज क्या है, आखिर किसी तरीके का कोई इल्यूजन या फिर कुछ और। तभी वहाँ दूर से फेडरिक आवाज लगाता है ओए तुम हमारे साथ आ रहे हो ना, या कहीं तुम्हारा भागने का इरादा। याद रखो हम एकेडमी में हैं तो तुम भाग तो नहीं सकते हो, या फिर अगर तुम बहुत ज्यादा डर गए हो तो भागने की कोशिश तो कर ही सकते हो। फिर यहाँ हमें रसेल कहते हुए दिखता है ठीक है मिशन को रखते हैं साइड में, मैं अब इन्हें सिखाऊंगा कि असली बुली करना किसे कहते हैं। इतने सालों तक एक मर्सनरी की लाइफ जीना वह यह उनके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। मुझे याद है मैंने उस ड्रैगन को किस तरीके से मारा था और यह लोग तो अभी उस बराबर भी नहीं है। और यहाँ हमें अगले क्लिप में दिखाया जाता है कि फेडरिक का बाथरूम में जो इंतजार कर रहा था वह रसेल की ओर देखकर कहता है आखिर तू आ ही गया कीड़े कहीं के। और फिर रसेल बदले में कहता है हाँ मैं आ गया एक नंबर के कमीने इंसान। यह सुनकर फेडरिक का दोस्त कहता है ये चूजा पगला गया है, इसे लगता है बताना पड़ेगा। यह कहते हुए वह रसेल की ओर जोर से आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए। और फिर रसेल उसके पंच को आसानी से डॉस करते हुए उसके कानों के पास आकर कहता है तुम चूक गए। फेडरिक का तीसरा दोस्त भी उस पर चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है और फिर उसे बिना कोई मौका दिए रसेल उस पर भी एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारता है। फेडरिक यह सब देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है आह सच में तुमने कोई जादू का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब तुम यह सस्ता मार्शल आर्ट सीख कर आए हो और एक गिरे हुए परिवार से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तुम यहाँ आदमी के अंदर कोई जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन तुम इन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल होते हुए देख जरूर सकते हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहते हुए फेडरिक रसेल की ओर उसे मारने के लिए बढ़ता है कि अचानक रसेल उसका हाथ पकड़ लेता है। फेडरिक समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। और फिर रसेल उसे यह कहते हुए कोमा फेडरिक उसका हाथ पीछे की ओर मोड़ने लगता है। फेडरिक दर्द से चिल्लाते हुए नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर रसेल उसे उसकी बातें याद दिलाता है जो फेडरिक ने रसेल से कही थी, तुम रैंकिंग्स में भी अपने भाई के से पीछे कर दिए गए, बल्कि तुम्हारा परिवार भी तुम्हें नापसंद करता है। यह कहकर रसेल उसे एक और चीज कहता है, अगर तुम्हारा ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो तुम उसके सामने धीरे से बर्ताव करते हो, लेकिन वहीं अगर वह कमजोर है तो तुम उन्हें बुली करते हो, एक नीच और घटिया इंसान कहीं के। रसेल के यह कहने के बाद हमें अगली क्लिप में दिखाया जाता है कि रसेल बेहद ज्यादा गुस्से में है और वह फेडरिक से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार वालों के बारे में कहने की। फेडरिक पूरी तरह से घबराया
लगाया हुआ होता है। वह कहता है रुको रुको मेरी बात सुनो। रसेल उसकी एक ना सुनते हुए उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे गिरा डालता है। फिर वहां से जाते हुए रसेल उनसे कहता है और हाँ अगर मरना नहीं चाहते हो तो अगली बार अच्छे से पेश आना। यह कहकर रसेल वहां से चला जाता है और एक जगह पर आकर बैठ जाता है। रसेल बेहद बुरी तरह से थक चुका था और यह वह सोच रहा था कि क्या मुझे इस जगह से बाहर जाना चाहिए। मेरी आंखें भी नींद से भर चुकी हैं। और फिर उसके सामने वापस वह स्क्रीन शो होती है, होलोग्राफिक स्क्रीन, जिसमें लिखा होता है लिविस्टेड गेट माना स्टोन कंज्यूम करो। फिर उसके हाथ में एक छोटा सा स्टोन टाइप का उसे दिखता है और फिर वापस से वह स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है कंज्यूम कर सकते हो। रसेल ये देखकर थोड़ा हैरान होता है। अब वह हैरान इसलिए है क्योंकि उसे यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें ये स्टोन खाना होगा। रसेल स्टोन को देखकर सोच रहा होता है क्या मैं इसे खाऊं या ना खाऊं, क्योंकि ऐसे तो पुराने जमाने के जो आदिवासी होते थे वह भी ऐसे पत्थर तो नहीं खाते थे। फिर उसके सामने वापस स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है नहीं तुम इसे खा सकते हो। रसेल उस स्टोन को खा लेता है और फिर कहता है इसका टेस्ट उतना भी बुरा नहीं है। यहाँ फिर से स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है लिविस्टेड गेट माना स्टोन कंज्यूम, यानी कि तुमने लिविस्टेड गेट माना स्टोन अपने अंदर ले लिया है। फिर अचानक रसेल के दिल में कुछ होता है और फिर बताया जाता है कि जो स्टोन था वह रसेल के दिल में ऑब्जर्व हो रहा है। स्टोन के ऑब्जर्व हो जाने के बाद रसेल कहता है इस तरीके से तो माना रिंग से भी आगे निकल जाऊंगा। रसेल यह कहने के बाद अपनी बैक स्टोरी की कुछ चीजें याद करके हमें बता रहा होता है। मेरे परिवार पर वह मुसीबत, मुझे अकादमी से निकाल देना, एक थर्ड रेट मर्सनरी रहना, खैर ये सब चीजें अब मैं बदल कर रहा हूँ। ये कहने के साथ ही हमें अगली क्लिप में दिखाया जाता है कि रसेल प्रोफेसर ह्यूबर्ट के ऑफिस में जाता है, जैसा कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट ने उससे सुबह क्लास के वक्त कहा था। फिर रसेल कहता है एक्सक्यूज मी। प्रोफेसर कहते हैं बैठ जाओ। रसेल तुम आज काफी दिन बाकी दिन की तरह नहीं थे, क्या हुआ? तुम कोई मुसीबत से जूझ रहे हो क्या? मैंने कुछ बातें भी सुनी है कि तुम्हारे क्लासमेट्स तुम्हें बुली करते हैं। रसेल मन में सोचते हुए कह रहा होता है हाँ प्रोफेसर ह्यूबर्ट ऐसे ही थे, एक वही थे जो मेरी पिछली जिंदगी में मेरी इतनी परवाह करते थे, लेकिन मैं यह कब से कहना चाहता था उनसे। जिसके बाद रसेल मुस्कुराते हुए प्रोफेसर से कहता है जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रोफेसर कहते हैं ऐसा मत कहो, प्रोफेसर होना मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखूं। चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम आज क्लास में सोए थे तो तुम्हें इसके लिए थोड़ी सजा मिलेगी और यह इतनी आसान नहीं रहेगी। तुम्हें एक एनालिटिकल रिपोर्ट लिखनी होगी जो कि 60 से 70 पेज तक की होगी। यह कहने के बाद प्रोफेसर रसेल की एक किताब देते हैं और फिर रसेल के सामने वह स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है मिशन प्रोफेसर ह्यूबर्ट के द्वारा दिए गए काम को पूरा कीजिए, यही आपका अगला मिशन है। यह पूरा होते ही आपको एक रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। यह पढ़कर रसेल मन में सोच रहा होता है क्या एक असाइनमेंट भी मिशन का हिस्सा है। फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट उधर से कहते हैं क्या हुआ, मुश्किल लग रहा है क्या? रसेल कहता है नहीं आपका शुक्रिया। और यहाँ क्लिप चेंज होती है और हमें दिखाया जाता है कि रसेल वही असाइनमेंट कर रहा होता है और वह कह रहा होता है यह असाइनमेंट इतना भी मुश्किल नहीं है। वैसे पिछली जिंदगी में मैं माना नैरोइंग मेरी कमजोर होने के कारण मैंने सब चीजें गवा दी थी, तो इस बार मैं कड़ी मेहनत से सब कुछ अचीव करूंगा। भले ही मैंने एक मर्सनरी रहकर काम किया था लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी थी, लेकिन इस जिंदगी में पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट है। और फिर यहाँ फिर से क्लिप चेंज होती है और स्क्रीन हमें दिखाया जाता है माना वेन ट्रेनिंग और हमें देखने को मिलता है कि रसेल एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ माना वेन के बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं जो कि होती है माना वेन सीधा तुम्हारे दिल के साथ कनेक्ट होती है। जब तुम्हारे शरीर की ऊर्जा भागते भागते बढ़ जाती है और तुम्हारी सांसें फूल जाती हैं तो सारी की सारी माना वेन तुम्हारे दिल में जाकर कलेक्ट हो जाती हैं और इसी की मदद से तुम एक प्रॉपर रिवर्सल अटैक दे सकते हो। जो रसेल उस मॉन्स्टर को इतनी देर से लड़ रहा था, यह कहो बच रहा था, वह अपनी पूरी माना रिंग लगाकर उस मॉन्स्टर पर रिवर्सल अटैक करता है, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और फिर वह मॉन्स्टर रसेल को अपनी बैक टेल से मारकर दूर पत्थर पर फेंकता है और फिर वहां रसेल के पैरों के नीचे से जमीन टूट जाती है, जिसके बाद रसेल नीचे गिर जाता है और फिर वह उठता है और उसे अपनी आंखों के सामने देखने को मिलता है एक बहुत ज्यादा चमकती हुई रोशनी, जिसमें दो किताबें उसे दिखाई देती हैं। एक किताब का नाम है ओवरवेन और दूसरी किताब का नाम है विजार्ड बॉडी, जो कि इतिहास की एक ऐसी जगह पर छुपाई हुई थी जिसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता था। और फिर इसी के साथ रसेल जाकर एक किताब ले लेता है और यहाँ पर फिर से एक बार क्लिप चेंज होती है जिसमें रसेल हमें ओवरवेन और विजार्ड बॉडी के बारे में बता रहा होता है। ओवरवेन हमारी फिजिकल बॉडी के माना वेन के रूप में असर करता है और विजार्ड बॉडी हमारे मसल टिश्यूज के रूप में असर करती है। अलग शब्दों में कहा जाए तो जितनी ज्यादा ताकत तुम्हारी बॉडी होगी उतना ज्यादा तुम्हें माना वेन अपने अंदर मिलेगा। फिर रसेल हमें अपनी बीती हुई लाइफ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए कह रहा होता है मैंने अपनी पिछली लाइफ की बढ़ती हुई उम्र में कोई खास बदलाव नहीं देखा था, लेकिन इस वक्त मैं अपनी बढ़ती हुई उम्र वह खास बदलाव देख पा रहा हूँ और इस बार मैं अपने माना नैरोइंग से भी आगे निकल रहूंगा। रसेल के यह कहने के बाद हमें दिखाया
दिखाया जाता है कि रसेल कड़ी मेहनत कर रहा होता है, बहुत जोरों से एक्सरसाइज कर रहा होता है और फिर रसेल थोड़ा वक्त थक जाता है और कहता है अब बस मुझसे और नहीं होगा, आज के लिए इतना काफी है। और फिर अचानक वो स्क्रीन शो होती है जिसमें देखा रसेल कहता है अरे यार बस इसी की कमी थी। और इस बार का मिशन होता है आपको प्राचीन काल की जादुई शक्तियों के लिए परिश्रम करना होगा, आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा और आपको डेली बेसिस में हर एक दिन में एक ना एक बार तो भागना ही होगा। इसी के साथ साथ आपके भागने की दूरी भी बीच बीच में बदलती रहेगी और जैसे ही आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे तब आपको ये मिशन का कभी भी आगे देखने को नहीं मिलेगा। फिर रसेल ये मैसेज पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या बात है, अब मैं भागूं, अब मैं और जोर से भागूं और मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा, मैं इतनी जल्दी रुक नहीं सकता। रसेल ये कहने के बाद अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगता है लेकिन उसके पैरों में दर्द उठने लगता है बहुत जोर से, जिसे देखकर वह हल्का सा रुक जाता है और कहता है बस अब मुझसे नहीं भागा जाएगा। तब भी वापस से स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है 3.9 किलोमीटर, जिसे देखकर रसेल सोचता है नहीं बस थोड़ा सा और बचा है, मुझे भागना होगा। फिर रसेल अपनी पूरी जान लगाकर भागता है, तब फिर वह मिशन कंप्लीट हो जाता है और फिर वह बहुत ज्यादा थक चुका होता है तो वह जमीन पर लेट जाता है और कहता है अब मैं वापस अकादमी कैसे जाऊंगा, मुझसे अब एक भी कदम नहीं चला जाएगा। और ये सारी चीजें फेड्रिक छुप कर देख रहा होता है और कहता है क्या बात है रसेल रेमंड। चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि प्रोफेसर ह्यूवर्ट ने जो रसेल को काम दिया था वह रसेल ने कर दिया होता है। फिर प्रोफेसर ह्यूवर्ट रसेल से कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा यह काम तुमने कर लिया, वह भी सिर्फ और सिर्फ अकादमी की किताबों से, यह सब तुमने खुद किया है ना। जिसे सुनकर रसेल कहता है हाँ मैं अपनी गारंटी से कह सकता हूँ। प्रोफेसर ह्यूवर्ट कहते हैं तुम इस बात को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। फिर प्रोफेसर रसेल से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे इस काम को लेकर सहमत हूँ। यहाँ हमें वापस स्क्रीन शो होती है और इस बार का मैसेज होता है आपको अपनी जादुई शक्तियां बढ़ाने के लिए अपनी समझने की क्षमता को बढ़ाना होगा। यह देखकर रसेल मन में सोचता है इसका मतलब जितनी ज्यादा मेरी समझने की क्षमता होगी मैं उतना ज्यादा ताकतवर होता जाऊंगा। फिर प्रोफेसर ह्यूवर्ट रसेल से कहते हैं ठीक है तुमने अच्छा काम किया, अब तुम जा सकते हो। जिसे रसेल सुनकर कहता है जरा रुकिए मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है। फिर रसेल उनसे फैकल्टी लाइब्रेरी के बारे में पूछता है कि मैं उन किताबों को पढ़ सकता हूँ। जिसे सुनकर प्रोफेसर ह्यूवर्ट कहते हैं मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट लाइब्रेरी की किताबें काफी होंगी तुम्हारे लिए। रसेल कहता है नहीं मैंने वह सारी किताबें पढ़ ली है। प्रोफेसर सारी पढ़ ली है? रसेल हाँ। प्रोफेसर ये कितनी हैरानी की बात है, चलो मान भी लिया कि तुमने काम पूरा कर लिया लेकिन फैकल्टी लाइब्रेरी का तो इसमें कोई दूर दूर तक का वास्ता ही नहीं है। कोई बात नहीं ठीक है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसके योग्य हो या नहीं। रसेल कहता है ठीक है यह बेहतर होगा। और फिर यहाँ स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है तुमने प्रोफेसर ह्यूवर्ट के असाइनमेंट को पूरा कर लिया है, तुम्हारा मिशन पूरा हुआ। फिर यहाँ पर क्लिप चेंज होती है और रसेल हमें एक पार्क जैसी जगह पर दिखाया जाता है। अपने आप मन में यही सब सोच रहा होता है कौन जानता था प्रोफेसर ह्यूवर्ट इतना सारा काम दे देगी, लेकिन कोई बात नहीं ठीक है। यहाँ रसेल मैजिक पावर के बारे में कुछ कह रहा होता है। अच्छा तो जिनकी थ्योरी में समझ ज्यादा होगी उनकी जादुई शक्तियां उन्हीं के हिसाब से उतनी ज्यादा होंगी। फिर तो मुझे फैकल्टी लाइब्रेरी की सारी जानकारी हासिल करनी होगी किसी भी हालत में, और हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल हो। फिर रसेल के हाथ में एक छोटी सी बोतल होती है जिसे वह खोलकर पी रहा होता है। तभी अचानक फेड्रिक और उसके साथी आ जाते हैं। फिर फेड्रिक रसेल से कहता है रसेल रेमंड तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फेड्रिक के दोस्त का नाम यहाँ एंटन होता है। रसेल कहता है तो क्या हुआ, तुम बदला लेने आए हो उन सब चीजों का। फेड्रिक कहता है बदला, और मैं अपने आप को धोखे में मत रखो, मैं क्यों एक तुच्छ सी चीज का बदला लेकर अपना वक्त जाया करूंगा, बल्कि मुझे बस तुम्हारा काम बिगाड़ने में मजा आएगा। ठीक है तो फिर क्लास में मिलते हैं। यह कहते ही फेड्रिक वहाँ से चल देता है अपने साथियों के साथ। फिर उसके साथ ही इस बारे में बात कर रहे होते हैं क्या हुआ फेड्रिक, तुमने उसे मारा क्यों नहीं। फेड्रिक कहता है अरे बेवकूफ यहाँ इतने लोग नहीं है तो मजा नहीं आएगा। फिर रसेल फेड्रिक की बातों को लेकर सोच रहा होता है क्लास में मिलते हैं इसका मतलब क्या था। यहाँ पर क्लिप चेंज होती है और हमें एक वह सीन दिखाया जाता है जिस बारे में फेड्रिक बात कर रहा होता है, प्रैक्टिकल मैजिक कॉम्बैट स्टडीज। और रसेल को यह सब याद आता है और फिर वह सोच रहा होता है यह क्लास जहाँ उनकी जादुई शक्तियां इस्तेमाल करने के बाद उनके ग्रेड्स नापे जाते हैं और जिनमें मैं अपनी पिछली लाइफ में हर बार हारता आया हूँ, जिसमें मुझे हर बार बेइज्जत किया जाता था। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं इस बारे में भूल ही गया था। ठीक है फिर मुझे इस चीज के लिए बस किसी भी तरीके से तैयार रहना होगा। यह कहते ही वही होलोग्राफिक स्क्रीन रसेल के सामने शो होती है जिसमें लिखा होता है अचीव सेकंड सर्कल, यानी सेकंड सर्कल को
अचीव करना है, जिसके लिए तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझनी होंगी। और फिर हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि रसल प्रोफेसर ह्यूबर्ट के द्वारा दिए गए सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा होता है और ऐसे करके प्रोफेसर ह्यूबर्ट के द्वारा दिए गए हर एक मिशन कंप्लीट होते जाते हैं। और फिर यहाँ सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रसल अपने कमरे में है और उसके सामने बहुत सारे माना स्टोन पड़े हुए हैं, जिसे देखते हुए रसल कह रहा होता है, यह माना स्टोन तैयार हो चुके हैं, पर क्या मेरा माना स्टोन इन सारे स्टोन को हैंडल कर पाएगा? मुझे इस पर भरोसा करना होगा, क्योंकि आखिर में इतनी सारी ट्रेनिंग तो की है। फिर रसल उन सारे स्टोन को एक बार में खा लेता है और उसके अंदर से एक बहुत ज्यादा तेज रोशनी चमकने लगती है, जिसमें बॉडी जलने जैसा महसूस होता है। वह कह रहा होता है, मुझे इसे कुछ भी करे कंट्रोल करना होगा और मुझे इसे संतुलित करने के लिए दूसरा चक्र बनाना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं इस चीज में नाकामयाब नहीं हुआ तो मेरा दिल भी धड़कना बंद कर देगा। यह कहते ही हमें दिखाया जा रहा होता है कि रसल उसे किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। वह कहता है, मुझे बस इसे किसी भी तरीके से करना होगा, दूसरा चक्र बनाना होगा, मैं यह कर सकता हूँ। फिर तभी बहुत जोर से रोशनी चमकती है जो कि उसकी खिड़कियों से भी बाहर जाती है। फिर रसल जमीन पर गिर जाता है और कहता है, मैंने यह कर दिखाया, मैंने दूसरा चक्र बना लिया आखिरकार। लेकिन उसी के साथ साथ रसल वहाँ बेहोश हो जाता है और फिर वहाँ क्लिप चेंज होती है और हमें प्रोफेसर ह्यूबर्ट का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर ह्यूबर्ट रसल को कह रहे होते हैं, लाजवाब, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुमने कर लिया। जिसके बाद प्रोफेसर ह्यूबर्ट रसल से एक सवाल पूछते हुए कहते हैं, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यह उतना आसान नहीं होगा पिछले सवालों की तरह, क्योंकि यह सवाल सच्चाई को लेकर होगा। फिर प्रोफेसर रसल से सवाल पूछते हैं, जादू को बनने में 4 चीजें लगती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है? रसल आसानी से जवाब दे देता है। प्रोफेसर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मन में सोचते हैं, इसने तो सही कहा, मैं पहली बार एक स्टूडेंट से इस सवाल का जवाब जान रहा हूँ, जिस सवाल के बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। यह प्रोफेसर ने एक ऐसा सवाल पूछा था जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता था और रसल ने उसका जवाब बहुत आसानी से दे दिया। वह बहुत ज्यादा शॉक में थे। फिर वह कहते हैं, ठीक है, मैं तुमसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा। लेकिन रसल उनके यह कहने से पहले ही कहता है, हाँ, मुझे इसका भी जवाब पता है। प्रोफेसर और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, मन में यही सोच रहे होते हैं, इसे तो सारे सवालों का जवाब पता है। प्रोफेसर ह्यूबर्ट उससे काफी सवाल पूछ रहे होते हैं जिनका जवाब रसल आसानी से दे देगा। प्रोफेसर बहुत ज्यादा शौक में होते हैं। फिर वह एक सवाल पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है रसल, जादू क्या होता है? तब रसल प्रोफेसर को एक चीज डिटेल में बताता है, जादू वह है जो हमें मानक के इस्तेमाल से असली दुनिया में जोड़े रखता है और ऐसा कहा जाता है इसके पूरे 4 लेवल होते हैं। पहला होता है असिमिलेशन, जिसमें तुम फिनोमिना के बारे में कुछ चीजें सीखते हो। दूसरा होता है मेंटल इमेज, इसमें यह होता है कि अगर तुम अपने मन अनुसार कोई चीज सोचकर उसे अपने मन में क्रिएट कर लेते हो तो वह तुम्हारे माना के तौर पर, यानी तुम्हारी माना शक्तियों के तौर पर अस्तित्व में बदल जाती है। तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन, इसमें बताया जाता है कि तुम मेंटल इमेज पर किस तरीके से काम कर सकते हो, यानी हमें मेंटल इमेज के वे सारे प्रोसेस बताए जाते हैं जिसमें मेंटल इमेज बनता है। और चौथा है आखिरी पड़ाव मैनिफेस्टेशन, जो कि अस्तित्व की दुनिया से जादू आता है जिसे हम फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, कंस्ट्रक्शन और मैनिफेस्टेशन, यह सब तो केवल वे चीजें हैं जो तुम किताबों से या फिर अपने थोड़े से एफर्ट से सीख सकते हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर मेंटल इमेज काफी ज्यादा डिफरेंट है, जिसे सीखने के लिए तुम्हें अपनी काफी ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं, जहां तुम अपने दिमाग की क्षमता को क्रॉस करते हुए उस क्षमता तक पहुंच जाते हो जहां तुम मेंटल इमेज को काबू कर सकते हो। यहाँ काबू करने का मतलब यह है कि तुम उसे अच्छे से माइंड में कंट्रोल कर पा रहे हो। जैसे कि मेरे हाथ में है आग का गोला, लेकिन अगर मैं इस अपने मन को सोचूं कि यह एक एरो है तो यह उसमें बदल जाएगा, या फिर अगर मैं कुछ और सोचूं तो यह उस चीज में भी बदल जाएगा। और अगर मैं अपने मेंटल विजुअलाइजेशन पर जोर ना डालूं, यानी दिमाग पर अच्छे से एफर्ट डालकर ना सोचूं, तो यह कुछ भी नहीं होगा, यानी मैं कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता जो इस दुनिया में अस्तित्व तक नहीं है। काफी अजीब बात है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चीज पर सूरज की रोशनी पड़ रही हो और उसकी परछाई नजर आ रही हो, या कहें तो एक बार जैसे हम कहते हैं जादुई शक्तियां। यह सब सुनने के बाद प्रोफेसर ह्यूबर्ट काफी ज्यादा रसल से इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, बेहद बेहतर, यह बच्चा तो वैसे ही है जैसा मैंने सोचा था, इसके लिए तो सच में स्टूडेंट लाइब्रेरी काफी छोटी चीज होगी। प्रोफेसर के यह बोलने के बाद यहाँ स्क्रीन शो होती है जिसमें रसल का यह मिशन तो कंप्लीट होता है लेकिन उसे एक नया मिशन मिल जाता है। फिर यहाँ क्लिप चेंज होती है जिसमें दिखाया जाता है कि रसल उस लाइब्रेरी में आया होता है जिसकी वह बात कर रहा था सुबह प्रोफेसर से, और फिर रसल वहाँ के बनावट या फिर वहाँ की काफी सारी चीजों को देखते हुए यही कह रहा होता है, यह लाइब्रेरी तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव लगती है, यह स्टूडेंट लाइब्रेरी से तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और यहाँ उसे वह जादुई किताब मिल जाती है जिसे वह ढूंढने आया था। किताब का नाम होता है इंटेंसिव मैजिक बटनी। इस किताब का नाम मतलब है कि इसमें वह सारी जादुई शक्तियों की चीजें लिखी हुई हैं जो चीज रसल ढूंढ रहा था। वह बैठकर पढ़ने लग जाता है।
कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, थ्योरी और बाकी सब। तभी यहाँ एंट्री होती है डारिया स्नो वाइट की, जो उस फ्लेम टावर की मास्टर होती हैं, और वह रसल के पीछे से कहती हैं, देख कर लग रहा है तुम कोई इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहे हो। रसल थोड़ा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, कौन? फिर वह आगे से आकर कहती हैं, बच्चे इधर। रसल उनकी ओर देखता है और पहचानता है, यह तो डारिया स्नो वाइट है, इस फ्लेम टावर की मास्टर। रसल सिर झुकाते हुए उन्हें कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा फ्लेम टावर की मास्टर, मैं रसल रेमंड हूँ। यहाँ हमें डारिया के बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं, या कहें तो उनकी जादुई शक्तियों के बारे में बताया जाता है। उनका माना चक्र 8वें सर्कल तक होता है और शायद की दुनिया में कोई और जो इतने आगे तक पहुंच पाया होगा, और तो और वह अपने माना के हाई यूज की वजह से अपनी खूबसूरती को इसी तरीके से बरकरार रखती हैं, और इन्हीं वजहों से वह टावर के सबसे अच्छी रैंकिंग में आने वाली मास्टर कहलाती हैं। फिर मिस डारिया कहती हैं, ओ तो तुम मुझे जानते हो? लेकिन रसल मन में यही सोच रहा होता है, यह यहाँ क्यों है? फिर डारिया कहती है, अरे नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, या कहें तो तुम्हारी साथी। फिर वह रसल को एक कैंडी टाइप का कुछ दे देती हैं, आई गेस कैंडी यही कहते हैं। कि फिर वह जाते हुए यही कह रही होती हैं, तुम तो एक स्टूडेंट हो और प्रोफेसर की इस लाइब्रेरी में तुम कैसे आ सकते हो? जिसका जवाब देते हुए रसल कहता है, जी मैं प्रोफेसर की मर्जी से ही यहाँ आया हूँ। फिर मिस डारिया कहती है, अच्छा उसने ऐसा कहा? फिर मिस डारिया जाते हुए चेहरे पर स्माइल रखकर यह कह रही होती हैं, जरूर यह कुछ खास सीख रहा है, एक्सट्रीमली प्योर माना, इस लड़के में जरूर कुछ खास बात है। फिर रसल मन में सोचते हुए कहता है, क्या इन्हें कुछ पता चल गया? फिर मिस डारिया कहती है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हें कोई लेक्चर वेज देने नहीं आई थी, ठीक है? तो अब मैं चलती हूँ, अपने ऊपर अच्छे से मेहनत करना बच्चे। यह कहकर मिस डारिया वहां से चली जाती हैं। रसल उस लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है और यही सोच रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था इनसे यहाँ मुलाकात होगी, यह काफी अनएक्सपेक्टेड था। फिर तभी एंटन, फेडरिक और उसके कुछ साथी वहां से गुजर रहे होते हैं और रसल की ओर देखते हैं। वे कहते हैं, यह रसल है क्या? यह प्रोफेसर ह्यूबर्ट की लाइब्रेरी के बाहर क्या कर रहा है? यह अपने आप को समझता क्या है? जरूर इसने प्रोफेसर की चाटी होगी इसलिए, वरना इसकी कहाँ इतनी औकात कि यहाँ पहुंच पाए। अपनी पूरी कोशिश कर लो, हालांकि इसमें भी कोई फायदा नहीं होने वाला। यह कहकर फेडरिक और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। फिर यहाँ सीन चेंज होता है और एक बड़ा सा ग्राउंड देखने को मिलता है। रियल सिचुएशन मैजिक बैटल स्टडीज, यहाँ उस ग्राउंड का नाम होता है, या फिर उस खेल का नाम होता है जो यहाँ होने वाला था। फिर यहाँ एक सेनापति जैसा आदमी एक पेपर में कुछ पढ़ते हुए कह रहा होता है, जिस स्टूडेंट को स्टेडियम में आने के लिए नाम लिया जाता है, वह अपना अपोनेंट खुद सिलेक्ट कर सकता है। प्रोफेसर यहाँ कमजोर स्टूडेंट को चुनेंगे और वह स्टूडेंट अपने बराबर के हिसाब से अपना अपोनेंट चुनेगा। रसल बैठे बैठे सोच रहा होता है, मेरी पिछली लाइफ में हमेशा मुझे ही पहले चुना जाता था, और वहाँ के आसपास के लोग यही बातें कर रहे होते हैं। मेरे हिसाब से रसल पहला चुना जाएगा, रसल को चुना जाएगा, वह सबसे कमजोर है, यही सब बातें हो रही थी। फिर वही जो यह सब बातें पढ़कर सुना रहा होता है, वह चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा चलो ठीक है, शांत हो जाओ, अब मैं नाम लेने वाला हूँ। वैसे हाँ, मुझे एक चीज के लिए माफ कीजिएगा, यहाँ मैंने सेनापति जैसे आदमी कहा, दरअसल वही प्रोफेसर टेट होते हैं। जो तो प्रोफेसर टेट कहता है, तो जिसका नाम आया है वह है एंटन फेडरिक। वहाँ के बाकी लोग सोच में पड़ जाते हैं, एंटन फेडरिक वह कैसे हो सकता है पहले? और यहाँ हमें सीन क्लोज करके दिखाया जाता है, जिसमें फेडरिक धीरे से प्रोफेसर को कह रहा होता है, थैंक्स प्रोफेसर। सीन प्रोफेसर की तरफ जूम होता है, जिसमें वह कह रहे होते हैं, यह तो फेडरिक के दिए गए मर्चेंट एसोसिएशन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। फिर फेडरिक स्टेडियम में आ जाने के बाद रसल की ओर देखते हुए कहता है, ओए तू अभी। चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत में प्रोफेसर ह्यूबर्ट के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर ह्यूबर्ट डारिया से बात कर रहे होते हैं। प्रोफेसर ह्यूबर्ट कहते हैं, टीचर अगर आप आ रही हैं तो मुझे बता तो दिया होता। मिस डारिया कहती हैं, अरे ठीक है कोई बात नहीं, अपने स्टूडेंट से इस तरीके से मिलने आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वह रसेल नाम का लड़का तुम्हारा स्टूडेंट है, जिसके पास उस लाइब्रेरी की पास एंट्री है। प्रोफेसर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, हाँ क्या हुआ, उस लड़के ने कुछ गड़बड़ की है क्या? मिस डारिया कहती हैं, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैंने ऐसा लड़का इतने समय बाद देखा है। प्रोफेसर ह्यूबर्ट अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं, आप सही कह रही हैं मिस डारिया, रसेल अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा, उनकी माना नरोइंग भी बहुत ज्यादा वीक है। मिस डारिया कहती है, तुम बेवकूफ हो प्रोफेसर ह्यूबर्ट। प्रोफेसर कहता है, क्या? मिस डारिया कहती है, उसके ओवरकम माना वेन में कुछ तो अलग है। प्रोफेसर कहता है, आपका क्या मतलब है? मिस डारिया उन्हें बताती है, रसेल ने दूसरा चक्र बना लिया है। प्रोफेसर हैरान हो जाता है, उसने दूसरा चक्र बना लिया? फिर यह डायरेक्ट सीन चेंज होता है और हमें उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ एंटन फेडरिक ने रसेल को चैलेंज दिया था। रसेल के सामने वह स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है, इस मैजिक ट्रेनिंग के दौरान जीत के
दिखाओ और यही तुम्हारा मिशन है। रसल मन में सोचता है फेडरिक ने जो अपार्टमेंट में मुझ पर अटैक किया था अपनी जादुई शक्तियों से वह इतनी कुछ खास नहीं थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितना माना स्टोन तुम कलेक्ट करोगे तुम्हारी जादुई शक्तियां उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। फिर वही नीचे से फेडरिक आवाज लगाता है, ओए कीड़े तुझे नीचे नहीं आना क्या? यह तेरी बॉडी अकड़ गई है क्या? देख अगर मरना नहीं चाहता तो मुझसे भीख मांग माफी की। रसल मुस्कुराते हुए कहता है, माफी? और मैं मांगूंगा तुझसे? यह कहते ही रसल के पूरे बॉडी पर एक फायर फ्लेम उठ जाता है जो देखने में काफी कूल और मस्त लग रहा होता है। इसी के साथ दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा भड़के हुए होते हैं। उधर दूर से आवाज आती है वहाँ के मेन हेड की, अपनी जगह पर वापस पहुंच जाओ, मैं कहूँगा तभी मैच स्टार्ट होगा। मैच स्टार्ट हो जाता है। फेडरिक बहुत हैरान होता है और कह रहा होता है, किसी का माना नैरोइंग के साथ दूसरा चक्र बना लेना यह नामुमकिन है। फेडरिक अपना पहला अटैक करता है सर्कल मैजिक फ्लेम थ्रो। दूसरी ओर रसल अपने सामने एक पतली सी शील्ड बना लेता है जिसे देखकर वहाँ के मेन हेड बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। मुझे यकीन नहीं होता उसने इतनी ज्यादा पतली एक शील्ड बना ली, वो भी अपने आप को एक फायर थ्रो से बचाने के लिए। यहाँ हमें वही बुरे प्रोफेसर दिखाया जाता है जिन्होंने एंटन फेडरिक को चुना था। इस मैदान में पहले आने के लिए उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा हैरानी थी। वह कहते हैं, रसल रेमंड क्या तुमने अपनी सारी शक्तियां छुपा कर रखी थी अब तक? फिर हमें डायरेक्टर फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेडरिक और रसल लड़ रहे होते हैं। रसल को तो नहीं लेकिन फेडरिक की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। फेडरिक अपना पूरा जोर लगा रहा था लेकिन उसकी जादुई शक्तियां भी कमजोर पड़ रही थी। इसी चीज का फायदा उठाते हुए रसल अपना फायर एरो जोर से फेडरिक की ओर मार देता है। फेडरिक को कुछ समझ नहीं आता अचानक यह हुआ क्या। वह सोचता है क्या रसल ने सच में दूसरे चक्र पर भी काबू पा लिया है? एक कीड़ा ऐसा नहीं कर सकता, यह तो कोई बात ही नहीं बनती। फिर अचानक दिखाया जाता है कि रसल ने अपना दूसरा फायर एरो भी बना लिया है। फेडरिक की बहुत बुरी तरह फट जाती है। रसल अपने दूसरे फायर एरो का अटैक भी बहुत जोर से करता है। वहाँ के प्रोफेसर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, दूसरा फायर एरो इसने इतनी जल्दी बना कैसे लिया? उसमें से एक प्रोफेसर कहता है, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि डबल कास्टिंग की गई है, बल्कि रसल की तेजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमें डबल कास्टिंग लग रही है। फिर लड़ाई का सीन दिखता है। फेडरिक की फटी पड़ी होती है और वह सोचता है क्या सच में इसमें इतनी ज्यादा क्षमता आ चुकी है कि यह दूसरा फायर एरो मुझे मार सकता है? लेकिन ठीक है, मेरे पास एक रास्ता है। फेडरिक एक शील्ड बना लेता है, सर्कल मैजिक प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर। रसल के चेहरे पर और ज्यादा अच्छी मुस्कुराहट आती है। वह कहता है, बस मुझे इसी का तो इंतजार था। फेडरिक सोचता है इस तरीके से मैं बच जाऊंगा और इसकी यह एरो शक्ति कम हो जाएगी और फिर मैं जीत जाऊंगा। रसल अपना फायर एरो कैंसिल करते हुए तुरंत ही विंड एरो क्रिएट कर देता है तो फेडरिक की और बुरी तरह फट जाती है। प्रोफेसर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, यह वही पुराना रसल है या फिर कोई और? मैदान में फेडरिक बहुत बुरी तरह हार चुका होता है ऑलमोस्ट, लेकिन तभी अचानक स्क्रीन क्लिप होती है। रसल रेमंड स्पीड से उसके पास आ चुका होता है। अपना एक पंच बनाते हुए उसे जोर से एक मुक्का मारता है। फेडरिक की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। वही प्रोफेसर जो एंटन फेडरिक के साथ थे खड़े होते हैं। ये किस तरीके का जादू है? इस मैच को अभी यहीं रोका जाए। पीछे से प्रोफेसर हिबर्ट कहते हैं, जरा ध्यान से देखो रसल की ओर। उसकी बॉडी पर जो फायर फ्लेम दिख रही है वह इस बात का प्रूफ है कि यह जादुई शक्तियों से ही लड़ाई की गई है। इसमें साफ साफ ये भी पता चलता है कि उसकी माना शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मुझे नहीं पता कि वह इस स्टेज तक कैसे पहुंचा, लेकिन आखिरकार उसने यह कर दिखाया। चैप्टर नंबर 6 में हमें आगे देखने को मिलता है जो पंच रसल ने फेडरिक को मारा था वह बहुत जोरदार था, जिससे फेडरिक जाकर एक दीवार में टकरा जाता है और दीवार के अंदर धंस जाता है। आधा अंदर घुसा फेडरिक यह देखकर वहाँ के सभी दर्शक बेहद हैरान होते हैं। वही प्रोफेसर उन्होंने एंटन फेडरिक को चुना था वह सोच में है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रोफेसर हिबर्ट कहते हैं, क्या हुआ? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? चलो अब इस मैच का विजेता घोषित किया जाए। वह कहता है, हाँ ठीक है, तो विनर है रसल रेमंड। रसल बड़े स्टाइल और बड़े रुतबे से खड़ा होता है। पीछे से वही प्रोफेसर आता है और कहता है, बहुत खूब, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। रसल कहता है, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ। प्रोफेसर, क्या मतलब तुम्हारा? रसल कहता है, क्लास के रूल्स के मुताबिक प्लेयर तब तक नहीं जाता जब तक उसने हार ना मान ली हो और उसे अपने दूसरे अपोनेंट चुनने का भी मौका दिया जाता है। फिर रसल अपना अगला अपोनेंट चुनता है और ऑडियंस की ओर अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, अगले तुम आ जाओ। हालांकि उस वक्त हमें यह नहीं दिखाया जाता कि उसने किसे चुना, क्योंकि क्लिप बदलती है। हमें प्रोफेसर हिबर्ट के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। प्रोफेसर हिबर्ट
उन सब बातों को सोच रहे थे जो मैदान के दौरान हुई, जैसे कि लगातार 14 बार जीतना, उसका इतनी जल्दी बढ़ जाना। यह सब देखकर मुख्य प्रोफेसर भी बहुत ज्यादा हैरान थे। वह रसेल को देखकर यह अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि वह और कितना आगे जा सकता है। प्रोफेसर ह्यूबर्ट यही सब सोच रहे थे, आखिर रसेल रेमंड इतनी जल्दी इतना आगे कैसे बढ़ गया। फिर सीन चेंज होता है, रसेल अपने कपड़े बदल रहा होता है, उसके सामने एक मिशन स्क्रीन होती है और फिर उसके सामने एक पर्पल कलर का एक गोला सा खुल जाता है। रसेल सोचता है ये क्या है, किसी कंपार्टमेंट टाइप का है। रसेल उसमें हाथ डालकर देखता है तो उसे उसके अंदर से एक नक्शा मिलता है। वह समझ नहीं पाता है नक्शा आखिर किस लिए मिला। फिर उसके सामने स्क्रीन शो होती है, उस नक्शे में दिए गए द्वार, उस लोकेशन पर जाओ और मिशन पूरा करो, रोशनी तुम्हें दूसरा रास्ता दिखाएगी। रसेल थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर सोचता है क्या मुझे उस चीज के द्वारा तीसरा चक्र अचीव करना होगा, थर्ड सर्कल। हालांकि मैंने पहले भी यह सब चीजें की है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार मैं यह कर पाऊंगा। और यह जगह आखिर है कहाँ जो इस नक्शे में दिखाई दे रही है। वह प्रोफेसर ह्यूबर्ट की लाइब्रेरी से हेल्प लेने की कोशिश करता है। वहाँ काफी सारी किताबों में इस बारे में पढ़ता है कि यह लोकेशन कहाँ हो सकती है। वह काफी सारी किताबें पढ़ता है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता कि यह जगह आखिर कहाँ हो सकती है। फिर वहाँ से रसेल बाहर निकलता है, थका हुआ होता है, सोचता है मैंने काफी सारा वक्त यहाँ बर्बाद कर दिया। बाहर से सब लोग होते हैं जो उस ग्राउंड में थे जब मैच हो रहा था। रसेल और फेड्रिक के बीच वे रसेल के बारे में बात कर रहे होते हैं। रसेल मन ही मन सोचता है भले ही मैंने बुली होने से अपने आप को आजाद कर लिया हो, लेकिन आखिरकार मैं अंत में केवल अकेला ही हूँ। फिर पीछे से प्रोफेसर ह्यूबर्ट आते हैं। रसेल, रेमंड क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ आओगे, तुमसे थोड़ी बातें करनी थी। रसेल, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। सीन चेंज होता है, प्रोफेसर ह्यूबर्ट के ऑफिस का सीन। प्रोफेसर कहते हैं गर्मियों की छुट्टियां पास आ चुकी हैं, तो रसेल तुम्हारा कोई प्लान है क्या। रसेल कहता है नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ प्लान नहीं है। प्रोफेसर कहते हैं तो ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे एक रिसर्चिंग प्रोजेक्ट में मेरी मदद करनी चाहिए। रसेल कहता है मैं कुछ समझा नहीं। प्रोफेसर कहते हैं इसका मतलब तुम्हारे काम पर डिपेंड होगा कि तुम कितना बेहतर कर सकते हो। रसेल की नजर टेबल पर रखी उस किताब पर जाती है, वह उसे उठाकर देखता है, फिर वह समझ जाता है वह सबको ढूंढ रहा था। वह नक्शा प्रोफेसर की टेबल पर रखा हुआ था। वह उसे उठा लेता है, उसे समझ आ जाता है उसे कहाँ जाना है। प्रोफेसर उधर से कह रहे होते हैं रसेल तुम सुन भी रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। रसेल, माफ कीजिएगा प्रोफेसर, इन गर्मियों की छुट्टी में मेरे काफी प्लान है। प्रोफेसर, अरे पर तुमने अभी तो कहा था तुम्हारे कोई प्लान नहीं है। रसेल कहता है माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। यह कहकर रसेल वहाँ से चल देता है। जिस जगह पर वह जा रहा होता है वह जगह होती है मालदीव। सीन चेंज होता है, रसेल एक वाहन पर बैठकर मालदीव जा रहा होता है। वह सफर काफी लंबा था। वह सोचता है यह लंबा सफर होने वाला है तो मुझे कुछ खा लेना चाहिए। फिर उसके सामने वह पर्पल कलर का गोला वापस शो होता है, जिसमें हाथ डालकर कुछ माना स्टोन निकालता है, जिसे फिर वह खा लेता है। कहता है इससे भूख तो नहीं मिटेगी, लेकिन काम चल जाएगा। वहीं बाहर जो वाहन चला रहा होता है वह गर्मी से परेशान है। हाँ, कितनी गर्मी है आज। रसेल के माना स्टोन खाने के बाद वाहन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह आदमी सोचता है वाह क्या बात है। रसेल सोचता है मुझे मालदीव पहुंचने से पहले तीसरा चक्र बनाना होगा। फिर सीन चेंज होता है, प्रोफेसर ह्यूबर्ट सोच रहे होते हैं कितनी अजीब बात है, वह भी मालदीव जा रहे हैं, जरूर इसका कोई अच्छा ही कारण होगा और जिससे रसेल मिलने जा रहा है वह जरूर मालदीव में ही होगी। चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सी सीन से। मिस डारिया के बारे में बताया जा रहा है कि उनका यह होम टाउन हमेशा से खूबसूरत था और उन्हें यहाँ आए हुए कितना लंबा अरसा हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपने टावर के मैजिक प्रेजेंटेशन बनाने से वक्त ही नहीं मिल पा रहा था, जिसमें उन्होंने अपने स्टूडेंट को भी काफी कुछ सिखाया था। सीन चेंज होता है, मिस डारिया अपने स्टूडेंट को कुछ जादुई शक्तियों के बारे में बता रही होती हैं, शक्तियों के सर्कल के बारे में। 9 7 6 3 इनका मतलब क्या है। मिस डारिया बताती है 9 यानी यह उस व्यक्ति के अंत का प्रतीक है जो 9वें सर्कल के जादू के मार्ग पर चल रहा है। 6 इसका अर्थ है कि यह छठे चक्र जादूगर को पूरा होने और एक महान जादूगर बनने के लिए उन्हें होने वाली पीड़ा का प्रतीक है। 6-3 इसका अर्थ है कि यह एक व्यक्ति के जादूगर के रूप में अकेले होने की शुरुआत का प्रतीक है। अकेले होना, यह बोलने से के बाद मिस डारिया को रसेल के बारे में ख्याल आता है। यह कहती है जिस बच्चे से मैं लाइब्रेरी में मिली थी मुझे उम्मीद है कि वह ठीक होगा, रसेल रेमंड। मिस डारिया के यह कहते ही हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि रसेल उस जगह पर पहुंच चुका होता है। वह आदमी जो वाहन चला रहा था वह नीचे उतर जाता है। सर हम पहुंच गए हैं। सर आप बाहर क्यों नहीं निकले। देखिए सर आप जा सकते हैं। उसका काफी कहने के बाद और रसेल का अंदर से जवाब न आने के बाद वह आदमी गेट खोलता है और हैरान होता है चिल्लाते हुए सर, क्योंकि रसेल बेहोश हो चुका था भूख के कारण। सीन स्विच होता है, रसेल हमें काफी सारी चीजें खाते हुए दिखता है। वह कहता है मुझे अपने माना को मेंटेन रखने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सारी चीजें खानी होंगी। वह फाइनली मैंने तीसरे चक्र
चक्र को भी अचीव कर लिया। और अगर सोचा जाए तो मैंने अपनी लिमिट को क्रॉस करते हुए इसे सिर्फ कुछ महीनों में कर दिखाया, लेकिन मुझे सिर्फ इतने से ही खुश नहीं होना चाहिए, मुझे आगे भी बहुत कुछ करना है। वह नक्शे की ओर देखता है, काफी कंफ्यूज लगता है, सोचता है खैर जो हुआ सो हुआ, अब मुझे इस नक्शे पर दिए गए पते पर जाना होगा, लेकिन यह जगह आखिर है कहाँ, और यह तो मेरी पहली ट्रिप है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, पाप्लो वोल्केनो टूर, जाइए एक बेहतरीन गाइड के साथ। यहाँ एक गाइड जो बंदों को नई नई जगहों पर घुमाता है और उन जगहों के बारे में बताता है। वह यह सब चीजें चिल्ला रहा होता है, साथ ही वह यह भी बताता है कि आज स्पेशल डिस्काउंट भी है। फिर सीन चेंज होता है, वह गाइड उस जगह के बारे में बता रहा होता है। पूर्वजों की माने तो पोम्पेलो एक साधारण सा माउंटेन हुआ करता था, जो कि एक वोल्केनो में बदल गया, क्योंकि यहाँ एक खास जीव ने आकर रहना शुरू कर दिया, और उसके जैसा जीव इस पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौता वही था, और वह था एक लाल ड्रैगन। रसेल को यह सब चीजें थोड़ी बेचकानी लग रही होती हैं। वह सोचता है मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए, यही बेहतर होगा। वह चुपके से वहां से निकल जाता है और उस पहाड़ के नीचे की ओर कूद जाता है। फिर एक खूबसूरत से झरने के सामने आ खड़ा होता है। रसेल कहता है मेरे लौटने की वजह मेरे दिए गए मिशन में वह रिवॉर्ड्स जरूर यही होंगे, और इनका जरूर उस ड्रैगन से कोई न कोई वास्ता तो होगा। फिर रसेल के हाथ में जो नक्शा होता है उसमें से एक येलो कलर की रोशनी चमकती हुई निकलती है और स्पीड से उस झरने के अंदर जाती है। रसेल समझ जाता है, अच्छा इस रोशनी की बात तो हो रही थी कि एक रोशनी तुम्हारे रास्ता दिखाएगी, अच्छा तो इस झरने के पीछे वह चीज है। फिर वह झरने पर एक जोरदार विंड एरो फेंकता है और फिर उस झरने के अंदर तेजी से घुस जाता है। रसेल झरने के अंदर घुसकर कहता है, सोचा था इस झरने के अंदर से कुछ लावा जैसा या ऐसा कुछ निकलेगा, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे लगता है इसके बारे में ज्यादा लोगों को भी नहीं पता होगा। और मुझसे कहा गया था कि थर्ड सर्कल में जब तक तुम ना आओ तुम कोशिश नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो मुझे एक भी ड्रैगन या कोई मॉन्स्टर नहीं दिख रहा। रसेल आगे बढ़ता है और एक खुफिया अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है, जो देखने में काफी पुरानी लग रही थी। रसेल की नजर एक गेट पर जाती है जहाँ वह रोशनी चमक रही होती है। रसेल कहता है, ना जाने तुम अब तक कहाँ थी, मैं कब से तुम्हारी तलाश में था। रसेल को वह जगह मिल जाती है जिसे वह कब से ढूंढ रहा था। वह धीरे धीरे उस जगह की ओर आगे बढ़ रहा होता है। वह बढ़ते बढ़ते कुछ चीजें घबराते हुए सोचने लगता है, क्या मैं वे जो मर्सनरी की लाइफ थी वह सब चीजें भूल गया? क्या मैं इतना ज्यादा निश्चित हो गया कि मैंने यह सब सोच लिया कि इस जगह पर कोई ड्रैगन या मॉन्स्टर नहीं हो सकता? तभी अचानक रसेल पीछे की ओर पलटता है और उसके चेहरे के सामने, बिल्कुल उसके चेहरे के सामने एक बड़ा सा कोमोडो ड्रैगन है। वह बहुत तेजी से रसेल की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ कुछ टूटता है, हमें दिखाया नहीं जाता कि आखिर होता क्या है। वह कोमोडो ड्रैगन रसेल पर अटैक करता है। रसेल उस हमले से बच जाता है और मन में सोचता है, यह तो वही लिजर्ड है जिसे हराने के लिए 2 मर्सनरी की टीम लगी थी, तब जाकर यह हारा था। लेकिन इस वक्त मैं जो कर सकता हूँ वह होगा सिर्फ भागना। रसेल उस गेट की ओर की भागने लगता है। रिजल्ट को कुछ देर रोकने के लिए वह पलटवार करता है, सेकंड सर्कल लाइटनिंग एरो ऐसा कह के वह लिजर्ड की ओर तेजी से फेंकता है, लेकिन लिजर्ड को कुछ नहीं होता। रसेल सोचता है कम से कम इससे एक बार रोका जा सकता है, कुछ देर के लिए इसमें मुझे भागने का मौका मिल जाएगा। वह स्टोम गेट की ओर भागता है, लेकिन तभी अचानक वहां के जो सिपाही थे जो पत्थर के बने हुए थे वह रसेल का रास्ता रोक देते हैं। एक आवाज सुनाई देती है, साबित कीजिए कि आप इसके अंदर घुसने लायक हैं या नहीं। रसेल कहता है, अब ये क्या बकवास है। दूसरी ओर वह लिजर्ड बहुत तेजी से रसेल की ओर आ रहा होता है। रसेल कहता है, ठीक है, मैं शायद इस तरीके से तो इसके पार नहीं जा पाऊंगा और ना ही मैं इसे अवॉइड कर सकता हूँ, तो ठीक है, मुझे इन्हें साबित करके दिखाना ही होगा। वह अपनी माना पावर इस्तेमाल करता है, सर्कल मैजिक फायर बोल्ट फोर्स। इसी के साथ वह एक फायर एरो टाइप का क्रिएट कर देता है। वह ये देखते ही जो लिजर्ड इतनी तेजी से भागते हुए आ रहा था वह भी रुक जाता है और रसेल के सामने सिर झुक बैठता है। रसेल हैरान होता है, ये क्या हुआ, यह रुक क्यों गया? तभी पीछे से उस गेट की रोशनी चमकती है और आवाज आती है, आपने अपने आप को साबित कर दिया है। वह रोशनी इतनी तेज थी कि रसेल की आंखों में थोड़ा असर कर जाती है। रसेल अपनी आंख फड़फड़ाकर कहता है, हाँ मेरी आंखें। रसेल उस गेट के अंदर तो घुस जाता है, लेकिन फिर देखता है यह बर्फ, यह जगह कौन सी है? मैं तो अभी एक टनल जैसी जगह पर था। रसेल की नजर एक चीज पर पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, दिखने में बहुत ज्यादा चमक रही थी, मानो किसी चीज का टूटा हुआ हिस्सा लग रही थी। वह उसे देखते ही उसके सामने मिशन वाली स्क्रीन शो हो जाती है, डिफीट ऑल द आइस गोलम्स इन द एरिया एंड क्लियर द ट्रेल ऑफ फायर, यानी सभी बर्फ के बने मॉन्स्टर को हराओ। वहाँ जो आसपास बर्फ के बने हुए पुतले थे वे हिलने लग जाते हैं। रसेल पीछे मुड़कर देखता है, वह आइस गोलम है और उनका कहना है कि मुझे इन सबको हराना होगा। रसेल अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल करते हुए उन सब पर अपना फायर थ्रो करता है, लेकिन उनके कोर पर ही हमला करने से वे मरते हैं। रसेल का अटैक उन्हें सिर्फ एक क्रैक दे पाता है। रसेल कहता है, शिट, मेरे इस अटैक से सिर्फ उन्हें एक ही खरोंच आई। आखिर ये सिर्फ बर्फ के पुतले बने किस चीज से हैं? रसेल कहता है, अगर फायर काम नहीं कर रहा तो शायद मुझे विंड का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वह विंड का इस्तेमाल करता है उससे पहले ही मॉन्स्टर उसके सामने आ जाते हैं। इससे विंड पावर इस्तेमाल करने के लिए जो मंत्र होते हैं वह बोल ही नहीं पाता। फिर भी वह अपना हाथ मॉन्स्टर की ओर देखते हुए आधा मंत्र बोलता है, लाइट
लाइटनिंग, लेकिन उससे कुछ नहीं होता और मॉन्स्टर अपना अटैक कर देता है। रसल उस अटैक से बच जाता है। रसल उस मैसेज के बारे में सोचता है, क्लियर द ट्रायल ऑफ फायर। यह समझ जाता है कि मुझे शायद फायर की ही मदद से इसे हराना होगा और शायद मैं फायर पावर के बिना कोई और शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह यह सोच ही रहा होता है कि उधर से मॉन्स्टर अपना एक और अटैक मारता है और एक जोरदार हाथ रसल पर मारता है। रसल जाकर एक दीवार पर टकरा जाता है। जब वह जख्मी हो जाता है लेकिन फिर भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वह बहुत गुस्से में दिखता है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। ऐसा तब होता है जब वह अपनी मानव शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसने सर्कल मैजिक से एक फायर बोल्ट क्रिएट कर लिया था और गुस्से में उनकी ओर देखते हुए कहा, ठीक है, यह मैं करके दिखाऊंगा। चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि 3 फायर बोल्ट उस बर्फ के पुतले को जाकर लगते हैं जो रसल ने मारे थे। उससे एक पुतला खत्म हो जाता है। रसल मन ही मन सोचता है, चलो एक तो गया, अब बाकी के 3 बचे हैं। लेकिन एक और बात, इस तरीके से मेरा माना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। बर्फ के पुतले उस पर अटैक करते हैं लेकिन रसल उनसे बच जाता है। वह कहता है, मुझे इन्हें खत्म करने के लिए काफी इतनी बर्फ से बनी हुई मोटी परत को हटाना होगा और मुझे किसी एक चीज पर फोकस करना होगा। तभी रसल को समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वह कहता है, मुझे सबसे पहले इससे दूर भागना होगा ताकि मैं उन शक्तियों का इस्तेमाल करने से पहले जो मंत्र होते हैं वह बोल सकूं और फिर मुझे सबसे पहले अपने फायर एरो से शुरुआत करनी होगी और फिर फार्मूला ऑफ एम्पलीफिकेशन के जरिए इन सबको एक साथ करना होगा। जिससे करना होगा, सबसे पहले मैं अपने फायर बोल के 5 हिस्से करूंगा और आखिर में इन्हें एक साथ मर्ज करूंगा। रसल उन्हें फार्मूला ऑफ कंप्रेशन के जरिए एक दूसरे एक करने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। जैसा कि हम सीन में देख सकते हैं उसकी कितनी ज्यादा जान लग रही है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आ ही रहा होता है। रसल इसे एक करने में पूरी जोर लगा बैठता है। फिर अचानक वह मॉन्स्टर पर हमला कर ही देता है। रसल के साथ में जो फायर बोल्ट थी वह उसे मॉन्स्टर की ओर दिखते हुए चिल्लाता है, कुछ कह रहा होता है। फिर एक जोर से रोशनी चमकती है। सीन पड़ता है, मॉन्स्टर 20 से ज्यादा हो चुका था, वह मर जाता है। रसल अपने फायर फोर्ट को पकड़ते हुए स्मोकी मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ता है। वह काफी ज्यादा गुस्से में और काफी ज्यादा कूल भी लग रहा होता है। मिशन स्क्रीन शो होती है, बेहद खूब। तुम उस अग्नि के पहलू को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। रसल अपने हाथ में लिए फायर बोल्ट की ओर देखते हुए कहता है, हाँ, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। इसमें से जो पावर मुझे महसूस हो रही है वह सर्कल वाली लग रही है और मुझे इसे बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। रसल आगे बढ़ता है और एक साथ 3 मॉन्स्टर्स को गिरा देता है। फिर वह बाकी 4 मॉन्स्टर के बीच आ जाता है। अब बस 4 और बचे हैं। वह उन्हें भी आसानी से मार रहा होता है। 2 और मॉन्स्टर गिरा देता है। फिर तीसरे वाले का भी बीच से काट कर खत्म कर देता है। जैसे ही वह रुकता है और कहता है, बस एक आखिरी बचा है, तभी अचानक उस आखिरी वाले ने रसल पर हमला कर दिया। रसल दूर जाकर दीवार में टकरा जाता है। वह कहता है, अभी मैं मर नहीं जाता अगर मैंने अपनी शक्तियों से शील्ड ना बनाई होती और अब मेरे पास एक आखिरी मानव प्रीत बची है और इसी से मुझे करना होगा तो ठीक है, फिर वह मेरा आखिरी बार होगा। यह कहते ही रसल अपना आखिरी अटैक उस मॉन्स्टर पर भी मारता है। किस्मत से उसका वह बार काम कर जाता है और वह मॉन्स्टर भी खत्म हो जाता है। रसल कहता है, मैंने यह कर दिखाया और इसी के साथ वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत होती है उस हॉर्न से जो हमें पिछले चैप्टर में दिखाया गया था। हॉर्न जो चेन से बंधी हुई थी उसमें से थोड़ी रोशनी चमकने लगती है और फिर जो चेन थी वह टूट जाती है। उस हॉर्न में से फायर फ्लेम निकलने लग जाती है जिसकी रोशनी बहुत तेज होती है, इतनी तेज कि वो रसल को बेहोश पड़ा हुआ था वह भी उड़ जाता है। जब हॉर्न के फ्लेम के द्वारा चेन टूट रही थी तब स्क्रीन पर एक मैसेज शो होता है, तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर यह दिया जाता है, बुलाए गए राजा का हॉर्न, यानी एक सिंह। इसमें फायर फ्लेम्स की काफी ज्यादा शक्तियां हैं। हम वापस वहीं लौटते हैं। हॉर्न की रोशनी इतनी तेज चमकती है कि रसल उस रोशनी में उड़ जाता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है जहाँ वह काफी ज्यादा चेन जंजीरों से बंधा हुआ होता है। स्क्रीन पर वही मैसेज शो हो रहा था, तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर यह दिया जा रहा है, बुलाए हुए राजा का हॉर्न और नियमों के मुताबिक इसे अंदर समाओ। रसल कहता है, बुलाए गए राजा का हॉर्न, बल्कि मुझे तो यह किसी ड्रैगन का हॉर्न लग रहा है। और क्या सच में यही कोई रिवॉर्ड है? क्योंकि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। एक आवाज आती है जिसने अग्नि परीक्षा को सहन किया और एक उत्कृष्ट प्राणी के विचारों तक पहुंचा। रसल कहता है, यह बचे हुए विचार है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर फटकर अलग हो जाएगा। वही आवाज फिर आती है, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ राजा के अंत। सामने से वह हॉर्न जिसमें से काफी तेज फ्लेम उड़ रही थी। रसल कुछ सोचता या समझता उससे पहले ही वह हॉर्न आकर उसके पेट के अंदर समा जाती है। रसल दर्द से बहुत ज्यादा चिल्लाता है। फिर से वही आवाज, प्लीज इन शक्तियों का सही इस्तेमाल कीजिए। रसल बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। दर्द के कारण साथ ही वह रोशनी बहुत तेज होती है। यहाँ एक झलक हमें उस ड्रैगन की देखने को मिलती है जिसके सिर का वह हॉर्न था। सीन चेंज होता है, एक बीच का सीन दिखाया जाता है। रसल पड़ा हुआ है, फिर बेहोशी से उठता है। उठते उठते वह कहता है, क्या अब यह कौन सी जगह है? मालदीव। उस वक्त वहाँ हुआ क्या? आखिर स्क्रीन शो होती है जिसमें बुलाए गए राजा का हॉर्न कंज्यूम कर लिया गया और तुम्हारी मानव शक्तियों की लिमिट
काफी ज्यादा बढ़ गई। रसल अपनी शक्तियों को महसूस कर पा रहा होता है, उसके पास काफी तेज रोशनी चमकने लगती है। वह कहता है क्या सच में यह मेरी आना शक्ति है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं चौथे चक्र के बहुत ज्यादा करीब हूँ। चलो यह रिवॉर्ड काफी अच्छा तो था, इससे पहले जो मेरे साथ चीजें हुआ करती थी उसके मुकाबले तो अच्छा ही है। रसल के यह कहने के बाद पीछे से आवाज आती है, मिस डारिया की तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा रसल। रेमंड रसल थोड़ा सरप्राइज होता है और उनकी तरफ देखता है। मिस डारिया स्नो व्हाइट यहाँ सीन चेंज होता है। मिस डारिया और रसल बात कर रहे होते हैं। मिस डारिया कहती है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मानव शक्तियों का एक ओवर एक्सप्लोजन वैसे मैं देखने चली गई। रसल हाँ शुक्रिया, मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात आपसे यहाँ होगी। मिस डारिया रसल को स्कैन करते हैं, यह तो चौथे चक्र के भी काफी करीब आ चुका है, यह लड़का तो काफी ज्यादा जीनियस निकलता है। रसल पूछता है टावर मास्टर आप यहाँ मालदीव में क्यों आई हैं? मिस डारिया काफी लोग हैं जो यह बात नहीं जानते, दरअसल यह जगह मेरे लिए मेरे गाँव जैसी है, मेरा होम टाउन। रसल आपका होम टाउन? मिस डारिया हाँ, मैं हर गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आती हूँ, लेकिन रसल तुम यहाँ आखिर किस लिए आए हो? रसल मन में सोचता है उन्हें इस वक्त सब कुछ बताना जल्दबाजी होगी। वह कहता है हाँ दरअसल मुझे नई नई चीजें देखना पसंद है, नई नई जगहों पर घूमना, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मिस डारिया मन में सोचती है क्या मुझे इसकी एबिलिटीज को परखना चाहिए, यानी मुझे इसकी शक्तियों को जरा परखना चाहिए। वह कहती हैं अच्छा तो क्या तुम मेरी एक छोटी सी चीज में हेल्प करोगे? रसल थोड़ा कंफ्यूज होता है। मिस डारिया एक चुटकी बजाती है और रसल के आसपास एक टाइम की उठने लगती है। उसके ड्रेस के ठीक साइड पर एक फ्लेम टावर का सिंबल बन जाता है। रसल वाह क्या यह टावर का सिंबल है? मिस डारिया अरे फिक्र मत करो, यह सब तो तुम भी कर सकते हो। स्क्रीन शो होती है मिस डारिया स्नो व्हाइट टेस्ट। मिस डारिया की मदद करो उन समुद्री लुटेरों से लड़ने में जो काफी इंसानों को अपने साथ बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। रसल समुद्री लुटेरे? सीन चेंज होता है, शिप के अंदर का सीन। कुछ लोगों को बंदी बनाकर पिंजरे या बक्से में बंद करके रखा गया था। मिस डारिया शिप में रसल के साथ आ रही हैं। वो बताती हैं वे लोग अपनी शिप में मालदीव के आसपास के स्टैंड करेंगे, और हाँ भले ही मैं यहाँ सब अकेले कर सकती थी, लेकिन हमें विक्टिम को भी बचाना है और साथ ही हमें वैसे भी बिल्कुल उसी हालत में चाहिए, इसलिए हम ये सब पावर फ्लेमिंग के साथ करेंगे। हम जो अटैक करेंगे वह एक छलावा अटैक होगा, असली मकसद कुछ और दिखाएंगे कुछ और, इसलिए रसल तुम्हें बाकी ये सब चीजें काफी तेजी से करनी होगी। रसल मन में सोचता है अगर मिस डारिया ने मुझे इसके लिए कहा है तो जरूर ये कोई टेस्ट ही होगा। वे काफी ज्यादा शिप के नजदीक पहुंच जाते हैं। मिस डारिया कहती है रसल अब जो मैंने बोला था वह शायद तुम्हारे लिए थोड़ी ट्रिकी हो सकता है, तो ध्यान रखना, मैं इनका ध्यान भटकाने जा रही हूँ और उस समय में तुम उन लोगों को बचा लेना। मिस डारिया अपनी जादुई शक्तियों से उड़कर ऊपर जाती है। ठीक है तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ, जाओ बच्चे। इतने एग्रेशन से वह कह रही होती है, उनकी आंखों में वह शक्ति दिखती है, बहुत तेज रोशनी है जब वह सबसे ऊपर चली जाती है। उसके बाद जो रोशनी चमकती है उसका तो क्या ही कहना, बहुत ज्यादा ही तेज।